तो हम लोग सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग का फ्री का 30 मार्क्स उठाने के रेजिम में लगे हुए हैं, जिसमें एपिसोड 1 में मैंने आपको केस सिनेरियो 1 से लेके 5 तक करा दिया था, जो इंस्टीट्यूट अपने वेबसाइट में प्रोवाइड कर रखा है, क्योंकि यहीं से सारे केस सिनेरियो आते भी हैं। आप अगर पास्ट क्वेश्चन देखो तो समझ में आ जाएगा। तो अब सेकेंड एपिसोड का शुरुआत करते हैं, और अभी बिना टाइम वेस्ट किए केस सिनेरियो 6 से स्टार्ट करते हैं। तो केस सिनेरियो 6 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन बोलता है एबी contractors undertake a fixed price contract of 350 lakhs। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहे हैं, समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो मेरे को मिल गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 350 लाख्स। बोलता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन अंडर। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, बोलता है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल परचेज हुआ अभी तक 125 लाख का। वेरी गुड। लेबर चार्जेस अभी तक कितना खर्चा हुआ है, 95 लाख का। ओके, अनयूज्ड मटेरियल, मटेरियल यूज नहीं हुआ है, तो सुनो ना 125 खरीदे थे जिसमें से 22 यूज नहीं किया, तो मैं 22 माइनस कर दूंगा तो मुझे मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड एक खर्चा है, लेबर एक खर्चा हो गया। अच्छा, आगे बोल रहा है एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इज 115। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है, खत्म करने में 115 लाख और लगेगा। अच्छा, बोलता पेमेंट रिसीव एज पार्ट पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख। और अभी तक हमको कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी से कितना मिल गया है, कैश रिसीव्ड 50 लाख का मिल गया। ठीक है, बोलता है मशीनरी यूज फॉर 4 years फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अभी तक 4 साल मशीनरी यूज हो गया, मतलब 4 साल का डेप्रिसिएशन का खर्चा भी जुड़ना चाहिए अभी तक। एंड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 210 लाख है। ओके, अनएक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीनरी 20 लाख। अगर 210 कॉस्ट है, लाइफ 20 है, डिवाइड बाय 20 करेंगे, एक साल का डेप्रिसिएशन इंटू 4 कर लेना, 4 साल का डेप्रिसिएशन वो खर्चा में जुड़ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन। मांगा क्या क्वेश्चन, बोलता है व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो बोल रहा है क्या लग रहा है प्रॉफिट लॉस क्या होगा। तो सुनो ना, पहले एक काम करो ना, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट पता कर लेते हैं। उसमें क्या क्या चीज आएगा, तुम्हारा एक खर्चा होगा मटेरियल कंज्यूम्ड का, मटेरियल कंज्यूम का खर्चा लेंगे, राइट। मटेरियल खरीदे कितना में थे, 125 लाख का था, ये रहा। और अनयूज कितना है, 22 यूज नहीं किया। तो भैया आप कैलकुलेटर उठा के चेक कर लो, वैसे तो 103 आएगा, मुझे भी पता है, फिर भी 103। हाँ, मैं ये रुपीज इन लैक्स लिख रहा हूं। और बनाने में और क्या खर्चा लगा, मटेरियल के बाद है लेबर चार्जेस 95, लेबर चार्जेस 95 लग गया। इसके बाद एक लगेगा ये मशीनरी यूज की है ना, तो उसका डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी यूज्ड। मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट था 210, यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स, और 4 साल यूज हुआ है अभी तक, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन का खर्चा जुड़ेगा। 210 डिवाइड बाई 20 इंटू 4, 42। तो अभी तक एक्चुअल खर्चा कितना, 103 प्लस 95 प्लस 42, ये तुम्हारा अभी तक का एक्चुअल है। अगर कोई पूछेगा ये क्या है तो मैं बोल दूंगा दिस इज योर एक्चुअल कॉस्ट टिल डेट। बट टोटल एस्टिमेटेड खर्चा निकालना है तो प्लस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट कितना लगेगा, फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो फर्दर कॉस्ट बोला था 115 और लग जाएगा, तो 115। इसमें अगर 115 जोड़ दिया तो 355, ये क्या निकल गया टोटल कॉस्ट, ऑब्वियसली एस्टिमेटेड है। अब प्रॉफिट लॉस निकालना है तो इसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कंपेयर करना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फर्स्ट लाइन में कितना दिया था, 350 लाख। तुम खुद ही सोचो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 350 और खर्चा हो जाएगा 355, तो 5 का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो आंसर है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद 5 का लॉस आना चाहिए। अगर आपको लिखने के लिए टाइम चाहिए तो आप पॉज करके इसको लिख लेना। मैं ऑप्शन देखता हूं कहीं है, ऑप्शन ये है क्या, ये रहा ऑप्शन आ गया, लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख। बस फिनिश। कितना आसान था, एक ही क्वेश्चन था इसके अंदर, मैं क्या करूं। चलिए अब अगला केस सिनेरियो की तरफ चलते हैं, दैट इज केस सिनेरियो नंबर 7। क्या बोल रहा है देखो, बोलते एस लिमिटेड बोरोड 25 लाख। जैसे बोरोड बोला
तो मेरे को बोरिंग कॉस्ट याद आ गया, मतलब ये शायद एएस बोरिंग कॉस्ट केस में था 16 से पूछेगा। बोलता है एस लिमिटेड बोरो 25 लाख फ्रॉम एबीएन बैंक, ओके हमने लोन लिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, करंट ईयर मेरा 23-24, ठीक है। अच्छा लोन लिया तो याद करो इसके अंदर मेन थ्रस्ट क्या था ए 16 का, कि हम लोग का जो बोरिंग कॉस्ट, लोन के ऊपर जो भी खर्चा लगता है, बोरिंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट का खर्चा, उसको कैपिटलाइज करने का बात है। और कैपिटलाइज किसके ऊपर होता है, अगर मैं लोन क्वालिफाइंग एसेट पे यूज करूं, अगर मैं नॉन क्वालिफाइंग एसेट पे यूज करूंगा तो कैपिटलाइज नहीं होता, चार्ज टू पीएल होता है, मेन मोटिव है। और बाकी डेट तो बहुत कुछ है, राइट, ओके। एस लिमिटेड यूज दिस फंड्स टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर ऑफ के लिमिटेड, ये पैसा जो कंपनी उठाया ये किस में खरीद के लगा दिया, किसी को कोई के कंपनी है उसका इक्विटी शेयर खरीदने में। अब बता जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है, नहीं, तो इसके ऊपर जो भी बोरिंग कॉस्ट होगा वो कैपिटलाइज हो सकता है क्या, नहीं, ये तो बेसिक बात है। अच्छा के लिमिटेड मतलब जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया उसका बात कर रहा है, इज इंप्लीमेंटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, अच्छा वो कंपनी नया प्रोजेक्ट लगा रहा है। सो विद दिस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एस लिमिटेड इन्वेस्ट 25 लाख इन के लिमिटेड, मतलब एक्चुअली हम लोग एस है, हम लोग को पता चला कि एक नया प्रोजेक्ट लगा रहा है, तो उस प्रोजेक्ट में इनडायरेक्टली पैसा लगाने के लिए हमने उस कंपनी का शेयर खरीद लिया। अच्छा ऑन 31 मार्च 24 मतलब ईयर के एंड में, सिंस द सेज प्रोजेक्ट वाज नॉट कंप्लीटेड, किसका के का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, द डायरेक्टर ऑफ एस कैपिटलाइज द इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटिंग टू ₹2 लाख, मतलब 2 लाख का इंटरेस्ट लोन आया था, कैपिटलाइज कर दिया, किसके था, अरे वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, एंड दस एडेड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो गलत है, अगर मेरा जो बोरोड फंड्स है वो अगर क्वालिफाइंग एसेट पे लगता है तो मेरा बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकता है। ये तो हमने इक्विटी शेयर खरीदा, ये तो कैपिटलाइज नहीं हो सकता, ये तो चार्ज पीएल होना चाहिए, एकदम गलत अकाउंटिंग किया है गधेड़ा लोग। हम किसी कंपनी का शेयर खरीदे, वो कंपनी कहीं भी खर्चा करे उससे मेरे को मतलब नहीं है, हम कहाँ इन्वेस्ट किए वो देखना है। अच्छा मार्केट वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑन 31 इज 24 लाख, अब बोलता मार्केट वैल्यू 24 लाख, तो हम क्या करें, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बोला आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट कंसीडरिंग द अबव फैक्ट्स एज पर योर सिस्टम। बोलते हैं चार में से ये बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, ठीक है पढ़ने दो क्या बोल रहा है। बोलता इंटरेस्ट पेड इन एक्विजिशन चार्जेस, हेंस डायरेक्टर ऑफ एस लिमिटेड करेक्टली एडेड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं ये करेक्ट नहीं है ना, कैसे ऐड हो सकता है, ऐड करने के लिए क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर पे क्वालिफाइंग एसेट थोड़ी ना, डज इट टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, नो, ओके। सिंस प्रोजेक्ट इज क्वालिफाइंग एसेट, पहली लाइन गलत बोल रहा, प्रोजेक्ट इज क्वालिफाइंग, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एस लिमिटेड करेक्टली एडेड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं भाई गलत है, नहीं कर सकता। एस लिमिटेड invested in equity share which is not a qualifying asset, correct, therefore directors are wrong to add the interest in cost of investment, सही बोल रहा बात, rather it should be charged to PL, मेरे हिसाब से तो यही ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बट बिफोर दैट लेट मी रीड डी ऑल्सो, सिंस प्रोजेक्ट इज क्वालिफाइंग एसेट, अब पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, क्वालिफाइंग एसेट बोल दिया है, तो ये भी कोई मतलब का बात नहीं है, इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। हो गया केस सिनेरियो, एक ही क्वेश्चन था इस केस सिनेरियो में, फिनिश। बढ़िया लग रहा है ना, तो इस वीडियो को अगर बढ़िया लग रहा है तो पूरा फायदा उठाओ, पूरा लास्ट तक देखो वीडियो को, और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब हम लोग करेंगे बच्चे केस सिनेरियो नंबर 8, और केस सिनेरियो 8 में क्या दिया जरा देख लेते हैं। बोलते द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेक्सपेस लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कोई कंपनी है नेक्सपेस लिमिटेड, उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ये कैश अकाउंट उठा के लाया है। तो क्या दिया है, कैश बैलेंस एज ऑन 1/4, ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, रिसीव्ड आउटफ्लो कैश है। अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब ये जो आपको क्वेश्चन दे दिया है ये टेक्निकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का क्वेश्चन दे दिया, AS3, ठीक है भाई साहब। क्या क्वेश्चन है जरा पढ़ा जाए। बोलता था फॉलोइंग, ये तो बोल दे समरी, समरी में मेरे पास क्या है, ओपनिंग कैश बैलेंस है, ठीक है, जिसको हम लोग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हैं AS3 के लैंग्वेज में। अच्छा कैश सेल्स ये कौन सा एक्टिविटी होता है मुन्ना, ऑपरेटिंग,
ट्रेड रिसीवेबल मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, ऑपरेटिंग। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स किससे रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये सब इनफ्लो है ना, क्योंकि पैसा आया है, इनफ्लो। लोन फ्रॉम बैंक मैंने लोन लिया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ शेयर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ रहा है ना? अच्छा, और क्या क्या चीज है? आउटफ्लो ऑफ कैश बोलते हैं ट्रेड पेबल, वही पेमेंट टू क्रेडिटर, ये हो गया तुम्हारा ऑपरेटिंग। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस, पेमेंट हुआ है, ऑपरेटिंग। ट्रेड कमीशन धंधा का ही है, ऑपरेटिंग। अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन लगता है शेयर डिबेंचर इशू करने के बाद, तो किससे रिलेटेड हो गया, फाइनेंसिंग से। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग से। ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो बेचा है उसका ब्रोकरेज है, वो तो इन्वेस्टमेंट से लेस हो जाना चाहिए था, पर है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बोला तो बोरिंग से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग। पेमेंट ऑफ ओवरहेड तो धंधा से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ गुडविल, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और लास्ट में बैलेंस ऑन 31/3 मतलब ये मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ गया था? क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, बोला बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन अबव केस सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, क्या क्वेश्चन बोलता है? बोलता है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोला कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना होगा? सुना, कैलकुलेटर है, निकालना। एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं ना, कैलकुलेटर में लिखते लिखते क्या बार बार लिखेंगे। तो ये वाला सबसे पहला आया आपका 15,56,000, कैलकुलेटर चला, 15,56,000 प्लस 7,40,000 प्लस 7,40,000, अभी तक मेरे पास आया 2296। और कौन है ये भी इनफ्लो है ना, प्लस 25,000। अच्छा 2321 मतलब 23,21,000 है। अच्छा माइनस है 1960, आउटफ्लो गया ना, माइनस 19,60,000, 3,61,000 बचा है। तुम लोग भी साथ साथ करते रहना। ये 1,20,000 माइनस हो जाएगा, आउटफ्लो है। 2,41,000 बचा है। ट्रेड कमीशन है 40,500 माइनस 40,500, 2,05,000 बच रहा है मेरे पास। और है हाँ, और एक है पेमेंट ऑफ ओवरहेड 46 माइनस 46,000, मेरे पास बचा है 154,500, 1,54,500 शायद आपको दिखाई दे रहा हो गया। और तो कुछ ऑपरेटिंग बचा नहीं है, तो ऑपरेटिंग में देखो ये ऑप्शन है, हाँ है, मिल गया ऑप्शन नंबर बी 154,500। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मांगा था, समझ गया? एकदम इजी हो गया ना यार। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो इन्वेस्टिंग बोला तो इन्वेस्टिंग की खोज में चलते हैं, आई खोजते हैं। कैलकुलेटर मैंने जीरो कर लिया, अब मैं लिखने जा रहा हूं। इन्वेस्टिंग सबसे पहले मिला रेंट, ये 64,000 इनफ्लो है। फिर एक और है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 49,500 प्लस 49,500, कैलकुलेटर में है 1,13,500। इनफ्लो का आउटफ्लो चेक करते हैं। एक तो है 9,200 माइनस 9,200, और एक है गुडविल वाला है 50,000 माइनस 50,000। बस, और तो कुछ इन्वेस्टिंग बचा नहीं है ना। मेरा आ रहा है 54,300, तुम लोग का भी आ रहा ही होगा 54,300 आ गया। हाँ, तो आंसर है 54,300, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ना इन्वेस्टिंग मांगा था, अब पक्का फाइनेंसिंग मांगेगा। देखो मांग ही लिया है, बोल रहा है व्हाट वुड बी द वैल्यू कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग में जो जो है एक बार जरा चेक कर लिया जाए। कैलकुलेटर में फिर से जीरो, मैंने जीरो कर दिया। क्या क्या है देखो, सबसे पहले है लोन 5 लाख का है, और ये इश्यू है 250, दोनों इनफ्लो है ना, तो 5 लाख प्लस 250 मेरा आ रहा है 7,50,000। अच्छा, उसके बाद माइनस है अंडर राइटिंग कमीशन, तो माइनस 25,000 करने से आ रहा है 725। रिडेम्पशन 8 लाख माइनस होगा, अरे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 75 आ रहा है अभी भी। और एक तो है 85,600 माइनस और होगा, नेगेटिव 166,600 आ रहा है। और तो कुछ बचा नहीं है ना, नेगेटिव 166,600 ऑप्शन है, यस ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव 166,600। इजी है, इजी। तुम लोग के लिए ऐसा क्या है, वाह तुम लोग तो स्मार्ट बच्चा है। नेक्स्ट, ओए नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज कैश
फ्लो आइटम फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सा है? अंडरराइटिंग कमीशन ना, वो तो फाइनेंसिंग है। ट्रेड कमीशन ना, वो तो ऑपरेटिंग है। परचेज ऑफ गुडविल, यस, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बोलो समझ आया? और कुछ है इसमें ना? 4 ही क्वेश्चन था, तो ठीक है, बढ़िया। कैश फ्लो स्टेटमेंट से पूछ लिया। तुम देख रहे कैसा केस सिनेरियो आया है, ये सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला तो खत्म हो गया केस सिनेरियो। चलिए बच्चे, अब बिना टाइम वेस्ट किए केस सिनेरियो 9 शुरू करते हैं। केस सिनेरियो 9 में क्या बोलता है? बोलता है इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री एज एट 31/3/24 अमाउंट्स टू 10,40,000 ऑन फीफो में। अच्छा अच्छा अच्छा, फीफो मेथड में बोलता है हम लोग वैल्यू किए हैं, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना रहा है? 10,40,000। जैसे स्टॉक का बात कर रहा है, इन्वेंट्री का बात कर रहा है, तो समझ में आ गया ये किससे है। इसका मतलब ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से है भाई, क्वेश्चन AS2 से है, ठीक है। थोड़ा डिजाइन बनाते हैं, मतलब थोड़ा दूसरा कलर पे लेते हैं ना, AS2, हाँ AS2 से अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। बोलता है अच्छा फीफो के हिसाब से बोला 1040 है, ठीक है, ओके। द कंपनी डिसाइड टू चेंज फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज मेथड फॉर एसेटनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31/3/24। बोले इसी साल के एंड में हम लोग फीफो से किस में शिफ्ट करना चाह रहे हैं? वेटेड एवरेज में। क्या कर सकते हैं? पहला बात, क्या कर सकते हैं? हाँ यार, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। 3 सिचुएशन में चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, जब लॉ बोले, स्टैट्यूट। दूसरा, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले। और नंबर 3, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। और अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा तो इसका डिस्क्लोजर जाना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स अकाउंट्स में नोट लिखना पड़ेगा ना, क्या चीज का डिस्क्लोजर देना है। नंबर 1, आपको फैक्ट ऑफ चेंज बताना पड़ेगा कि हमने फीफो से वेटेड एवरेज में चेंज किया है। और दूसरा, इसका अमाउंट यानी इंपैक्ट ऑफ चेंज भी बताना पड़ेगा कि हमने फीफो से वेटेड एवरेज में चेंज किया तो दोनों स्टॉक का वैल्यू में क्या अंतर आ जाएगा, ये भी बताना पड़ेगा। और उसकी वजह से प्रॉफिट लॉस में क्या फर्क पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा। ये सब चीज आप पढ़े होंगे स्टैंडर्ड में। कहाँ हो रहा है? अरे अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है ये तो AS1 में बताया, किंतु चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में बताया था। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में स्पेसिफिकली इस सिचुएशन के बारे में बात किया हुआ है, चेंज इन मेथड, करेक्ट। मतलब कितना सारा स्टैंडर्ड एक साथ लिंक हो जाता है ना, मतलब अगर ठीक से पढ़ा हो स्टैंडर्ड तो, ठीक है ना। चलो आगे, फिर बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31/3/24 अमाउंट्स टू 880। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ बोल रहा है वेटेड एवरेज के हिसाब से वैल्यूएशन कितना आ रहा है? 880, ओके। बोलता है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31/3/24 अमाउंट्स टू 12 लाख। रियलाइजेबल वैल्यू, अब तुमको पता है AS2 के हिसाब से स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। अगर हम फीफो मेथड यूज करते तो 1040 और 12 लाख व्हिचएवर इज लोअर में कौन सा आता? 1040 लेते, किंतु अभी तो वेटेड एवरेज हो गया। अब हम क्या कंपेयर करेंगे? 880 एंड 12 लाख व्हिचएवर इज लोअर, तो क्या आएगा? 880। मतलब ऐसे बोले 1040 के जगह अब मेरा स्टॉक बुक्स में 880 में दिखाया जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम हो जाएगा ना। तो 10,40,000 के जगह अगर मैं 8,80,000 लिख रहा हूं तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 1040 स्टॉक के जगह अगर मैं 880 कर दिया, स्टॉक का वैल्यू कम हो गया ना मुन्ना। 1,60,000 से स्टॉक का वैल्यू कम हो जाएगा। तो अगर मैं होता भैया तो मैं नोट्स अकाउंट्स में जाके ये बात लिख के आता फैक्ट कि हमने अपना स्टॉक का मेथड फीफो मेथड से वेटेड एवरेज मेथड में चेंज किया फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, जिसके वजह से हमारा स्टॉक फीफो मेथड में जो 1040 होता वो अब वेटेड एवरेज में 880 दिखाया जाएगा, जिसके वजह से करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 160 से कम हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट भी 160 से कम हो जाएगा। देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना मुन्ना, भी तो सारे एस्पेक्ट डिस्कस कर लो ना। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखें, इसमें क्वेश्चन तो एक ही पूछा है पर है क्या? बोला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन द बुक्स, वो तो 8,80,000 होगा। एंड व्हाट डिस्क्लोजर शुड बी गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो मैंने बता ही दिया।
तो दो चीज है, वैल्यू और डिस्क्लोजर क्या होगा, सुना एकदम शॉर्ट में बोले, वैल्यू 880 होना चाहिए और डिस्क्लोजर में अपने को फैक्ट ऑफ चेंज है ना अमाउंट ऑफ चेंज बताना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर एक क्या बोला, कौन सा ट्रू है देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी 880, ठीक है, एंड द फैक्ट दैट द वैल्यूएशन मेथड हैज बीन चेंज्ड टू बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, हाँ फैक्ट तो करना ही पड़ेगा, साथ में अमाउंट भी तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये पूरा तरह से ट्रू तो नहीं है, पार्शियली ट्रू बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी 12 लाख, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि 880 होना चाहिए, whichever is lower करके, स्टॉक वैल्यूएशन रूल। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी 12 लाख, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, 12 लाख हो ही नहीं सकता, राइट, तो whichever is lower 880 आएगा। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी 880, यहां तक ठीक है, एंड फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर मतलब फैक्ट ऑफ डिस्क्लोजर विथ द अमाउंट, अमाउंट भी दिखाना पड़ेगा, द वैल्यूएशन मेथड, वैल्यूएशन मेथड बताना पड़ेगा, हैज चेंज टू बी डिस्क्लोज, अच्छा वैल्यूएशन मेथड चेंज होने की वजह से अमाउंट में कितने का चेंज हुआ बताना पड़ेगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, वही जो मैं बोलता हूं ना फैक्ट ऑफ चेंज एंड अमाउंट ऑफ चेंज आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। समझ आया नहीं है तो एक बार और रिवाइंड करके देख लो, वीडियो आपके हाथ में है भाई, जितना बार इच्छा उतना बार रिवाइंड कीजिए, कौन रोक रहा है, मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना ही था। चलिए सर अब चलते हैं केस सिनेरियो नंबर 10 की ओर। इस केस सिनेरियो 10 में क्या बोल रहा है, बोलता है गैरी लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टावर सिंस 15 ईयर्स, तो लास्ट 15 साल से कंस्ट्रक्शन के धंधा में है। ओ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, S7 है, ठीक है। अल्फा लिमिटेड गेव अ कॉन्ट्रैक्ट टू गैरी, कोई अल्फा है वो हमें गैरी को दिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 टावर, हमें 2 टावर बना के देना है, बना देंगे भाई। बोलता कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर 2 टावर इज अग्रीड 160 करोड़, अग्रीड 160 मतलब ये अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया। ईच टावर हैज अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 80, अच्छा 80 करके 160, हाँ ठीक है यार, हमको तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 160 से मतलब है, इंडिविजुअल क्या कर लेंगे, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना एक साथ तो दिया है, तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट होगा, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट नहीं होगा, याद है ना ये सब। अच्छा अगर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करते तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट कर लेते, एक साथ साइन हुआ तो एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट हो जाएगा, ठीक। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गैरी लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल बी 141 करोड़, और डे 1 में खड़ा होकर हमने एस्टिमेट किया इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने में 141 लग जाएगा, मतलब ये मेरा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट था, ठीक है ना, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 160 है, ठीक है। इट इज अज्यूम दैट कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 3 years, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट 3 साल में खत्म हो जाएगा, मतलब अगर आप बात करें ऐसे, मैं अगर बात करूं आपके साथ एक ईयर का बात कर लेते हैं, 3 साल में खत्म, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या रखा गया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 160, और एक लोग बोल रहा है एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट डे 1 को था 141 करोड़, डे 1 को था, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है, यहां तक अभी तक मेरे को यही समझ में है, और 3 साल लगेगा खत्म होने में, ठीक है। आगे बोलता है एट द एंड ऑफ ईयर 1 गैरी हैज रिवाइज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टू 150 करोड़, ओ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिवाइज हो गया, बोला इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट जो 140 बोले थे ना, ये एक्चुअली 141 नहीं है, ईयर के एंड होते होते बोल रहा है 150, तो रिवाइज हो गया, चेंज इन एस्टिमेशन है, तो हम रिवाइज्ड वैल्यू लेंगे ईयर 1 के एंड में, तो ईयर 1 के एंड में क्या वैल्यू आपको पता है 150, तो हम 150 लेंगे, बिगिनिंग में कुछ भी हो, एस्टिमेशन चेंज हो सकता है, विद इन देयर चेंज हो गया तो हम रिवाइज वैल्यू लेंगे 150, ठीक है। फिर और क्या बोल रहा है, बोलता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 द कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड फॉर अ वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करवाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी चेंज कर देंगे, अगर काम ज्यादा करवाएगा बढ़ जाएगा, काम कम कराएंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम जाएगा। कस्टमर नाउ वांट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 टावर, लो 2 बनवा रहा था, बोलते एक और टावर बनाओ इंस्टेड ऑफ 2 टावर, भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ना चाहिए। बोलता है द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट चेंज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन सेम ही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल टावर विल बी कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली, और एक साथ हम लोग कंप्लीट करके दे भी देंगे इसको, ये भी बात हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वेरिएशन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल इंक्रीज बाई 80 करोड़, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो इंक्रीज करेगा 80 करोड़ कौन से साल में इंक्रीज कर रहा है, ईयर 1 में नहीं, ईयर 2 में ये चेंज हुआ, तो इसका मतलब मैं बोलूं ईयर 2 में जाके मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 160 था
ये 80 से बढ़ जाएगा, 80 से बढ़ जाएगा तो ये 240 बन जाना चाहिए, प्लस 80 हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, प्लस 80। समझ रहा है? अच्छा, और क्या बोल रहा है, एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 75 करोड़, और मैंने एस्टिमेट लगाया मेरा खर्चा 75 करोड़ का और बढ़ जाएगा। सुना, पहले होना था 150, अगर 75 और बढ़ जाएगा तो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ईयर 2 में जाके कितना खड़ा हो जाएगा, 225 खड़ा हो जाएगा, 75 बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को ईयर 2 में 80 से इंक्रीज कर दिया और खर्चा को 75 से बोल रहा इंक्रीज कर दो, तो मैंने कर दिया। चेंज इन एस्टिमेशन हुआ, ईयर 1 में चेंज नहीं हुआ, सब ईयर 2 में चेंज हुआ है। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता, पुराने सालों में जाके मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। चेंज इन एस्टिमेट AS5, याद है ना? अच्छा, और क्या बोल रहा है भाई साहब, और Gary Limited has described to measure the, sorry, Gary Limited has decided to measure the stage of completion on the basis of proportion of contract cost incurred on total estimate contract cost। वो तो proportionate method बोल रहा है। proportionate method का फॉर्मूला याद नहीं, एक्चुअल कॉस्ट till date डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, बोलता वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेगा। बट एक बच्चा पूछा हमसे, भैया ईयर 3 का डेटा क्यों नहीं दिया? अरे ईयर 3 में तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा 100% कंप्लीट, उसका डेटा का क्या ही जरूरत है? अच्छा, फिर और क्या दिया? बोलता कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। बोले ईयर 1 के एंड तक 35.25 करोड़ खत्म हो गया। अच्छा, ये बात कर रहे हैं अब एक्चुअल कॉस्ट का। मुन्ना, ये लोग एक्चुअल कॉस्ट बता रहा है, वो भी आपको पता है ना क्यूमुलेटिव बेसिस में बताता है लोग, मतलब ईयर 1 तक का, ईयर 2 तक का क्यूमुलेटिव बेसिस में एक्चुअल कॉस्ट बता रहा है। तो पहला साल का बताया 35, कहां गया, 35.25 करोड़, 35.25 करोड़ खर्चा हुआ, ठीक है। ईयर 2 में बोलता है 148.5, मेरे को लिखने दो पहले, 148.5, ठीक है। फिर इंक्लूडिंग अनयूज मटेरियल 2.25, लो जी, अनयूज मटेरियल है तो ये तो खर्चा लगा ही नहीं ना, तो 2.25 माइनस हो जाएगा ना, 148.5 में से 2.25 माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा तुम्हारे पास, 146.25। तो ईयर 2 तक का क्यूमुलेटिव खर्चा 146.25 है। अच्छा, और बोल रहा है ईयर 3 में टोटल रिवाइज कॉस्ट, बोले ईयर 3 में जितना आपका खर्चा लगना चाहिए उतना खर्चा लग गया, तब 100% कंप्लीट है, उसमें लिख के ही क्या फायदा। बोलता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन अबव केस सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाँ बोलो भाई, क्या आंसर करना, अभी कर देते। बोलता है व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड ऑन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिव। अरे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मांगा है, सुनो ना, इतना माथा खराब कर रहा है, सुनो। मैं लिख रहा हूं यहां पर ईयर 1 का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या था, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, परसेंटेज के लिए इनटू 100। तो एक्चुअल कॉस्ट ईयर 1 तक का कितना है, 35.25, तो मैं लिखूंगा 35.25 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ईयर 1 का कितना है 150। बस यही ध्यान रखना, चेंज मत कर देना, ईयर 1 में चेंज नहीं हुआ है, यही सारा बच्चा फंस जाएगा, वो लोग चेंज करके बैठा होगा। ये हो जाएगा 23.5। और ईयर 2 में सेम फॉर्मूला अगर लगाओगे, परसेंटेज निकालना है, ईयर 2 का खर्चा हुआ 146.25 अभी तक ईयर 2 के एंड तक, ये क्यूमुलेटिव है। अगर सिर्फ ईयर 2 का खर्चा मांगोगे तो दिस माइनस दिस होना चाहिए, सिर्फ ईयर 2 करेक्ट, डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है 225 हो गया, चेंज हो गया है, ओए चेंज हो गया, भूलने से नहीं चलेगा, चेंज हो गया। ये कितना परसेंट हो गया 65। तो आंसर है 23.5 एंड 65% परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, क्वेश्चन 1 का आंसर। समझ गया? देखते हैं, ये नहीं, फर्स्ट नहीं, ये डी लग नहीं, कौन सा है भाई, ये रहा बी 23.5% ईयर 1 का दिया और ईयर 2 का बोल रहा है 65%। सही है, निकल गया। अब आगे बढ़ो, आगे क्या बोल रहा है देखिए, बोले व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट द एंड ऑफ ईयर 1।
अच्छा, प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज एट द एंड ऑफ ईयर 1। तो सुनो, मैं ईयर 1 का अकाउंटिंग का और बात कर लेता हूं। मैं प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज का बात कर रहा हूं ईयर 1 का। तो इधर में आएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। ईयर 1 में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तुम्हारा कितना है? 160। उस दिन थोड़ी ना पता था 240 हो जाएगा अगले साल, उस दिन तो 160 पता था। और उस दिन का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 23.5%। सो रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड होगा 160 इंटू 23.5%, मतलब 37.6 रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईयर 1। और इधर में आ जाएगा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। खर्चा कितना हुआ था एक्चुअल में? एक्चुअल खर्चा हुआ था 35.25, तो यह आ गया 35.25। तो डिफरेंस का फिगर तुम्हारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड माइनस 35.25। आंसर आ रहा है 2.35। समझ गया ना? मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 160 था, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 23.25, तो इसका 23.25 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। अरे हाँ भाई, पैरा 22 भूल गया क्या? दो पैरा था ना, व्हेन आउटकम इज अवेलेबल, पैरा 22 एंड 23। तो ये पैरा 22 अप्लाई होगा यहाँ पर, तो अप्लाई कर दिया प्रोपोर्शनेट मेथड से, करेक्ट। और खर्चा आपको पता ही है, खर्चा खर्चा खर्चा, वो खर्चा लिख दिया, डिफरेंस का फिगर प्रॉफिट 2.35। ये कौन सा ऑप्शन है देखो तो? ये ऑप्शन नंबर ए ही निकल गया। हो गया? चलो इजी है। बोलता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हर साल का रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा? हर साल का रेवेन्यू। हाँ तो ठीक है ना यार, सुनो ना, एक बार में कर देते हैं। ईयर 1 का, ईयर 2 का और ईयर 3 का। सुनो, ईयर 1 में 160 का 23.5%, मतलब 37.6% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ईयर 2 में आके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चेंज होके 240 हो गया था। मैं कहां चेंज हो गया था? अरे गधेड़ा, 240। और इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो गया था 65%, मतलब ईयर 2 के एंड तक 240 का 65% रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, जिसमें से ईयर 1 में 37.6 ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया। तो बाकी बैलेंस रिकॉग्नाइज कराओगे 240 इंटू 65% माइनस 37.6। ईयर 2 में 118.4 रिकॉग्नाइज होगा। और ईयर 3 में 240 का 100% रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, जिसमें से ईयर 1 में 37.6 रिकॉग्नाइज हो गया और ईयर 2 में 118.4 रिकॉग्नाइज हो गया। तो 240 माइनस 37.6 माइनस 118.4, तो कितना रिकॉग्नाइज होगा? 84। तो ये अपना आंसर है 37.6, 118.4 एंड 84। ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। क्या मुन्ना, क्या ही दिक्कत है बताना? जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा मैं, वैसे वैसे आंसर निकाल दे रहा हूं। समझ आया? एक बार ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो ऑप्शन 80 करोड़ होगा नहीं, 47 नहीं होगा, 37.6 वाला है। ईयर 1 का ठीक है, ईयर 2 का ठीक है, ईयर 3 का भी ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई साहब, क्या ही दिक्कत है मुन्ना, बताना मेरे को क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। अच्छा था ये A7 का, बढ़िया क्वेश्चन था। केस सिनेरियो नंबर कौन सा किया तुम अभी? 10 कर लिया लग रहा है। चलिए बच्चे, अब करते हैं केस सिनेरियो नंबर 11। अब ये क्या दिया है केस सिनेरियो 11? देखिए, एक्स लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू बाइंडिंग अग्रीमेंट विद बीटा लिमिटेड टू बाय अ कस्टम मेड मशीन फॉर 2 लाख। तो भैया हम एक अग्रीमेंट कर लिए, भैया हम एक मशीन खरीदेंगे 2 लाख रुपए में, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 24-25 X Limited has to change its method of production due to changes in market trend। मतलब मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया, तो हम लोग जो प्रोडक्शन प्रोसेस से माल बना रहे थे उससे बनेगा नहीं, तो हम लोग अपना प्रोडक्शन प्रोसेस ही पूरा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बिफोर द डिलीवरी ऑफ द मशीन, X Limited had already changed its method of production and the new method will not require the machine order। लो कर लो बात। बोलता है ये नया 2 लाख का मशीन आने से पहले ही हमने अपना मेथड चेंज कर लिया। खरीद तो लिया मशीन, पैसा लग गया,
क्योंकि मशीन का डिलीवरी होने से पहले हम लोग मेथड चेंज कर लिए, तो अब ये नए मेथड में वो जो 2 लाख का मशीन है वो लगेगा नहीं। अच्छा, नाउ द कंपनी डिसाइड टू स्क्रैप इट आफ्टर डिलीवरी। बोले जैसे डिलीवरी आएगा हम लोग डिसाइड कर लिए उसको कबाड़ में बेच देंगे, स्क्रैप कर देंगे। द एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू इज 25, और इसका स्क्रैप वैल्यू कितना मिल जाएगा? 25 मिलेगा। मतलब अगर हम 2 लाख रुपए खर्चा कर दिए और इसको स्क्रैप करेंगे 25,000 मिल जाएगा इसका, तो कितने का नुकसान है? 175 का। कहीं ना कहीं एक तरह का इंपेयरमेंट लॉस हो गया। एक एसेट 2 लाख का, मेरे लिए कितने का बचा? 25। समझ गया ना? मार्केट ट्रेंड ही चेंज हो गया, तो इंपेयरमेंट है 175 का। तो मेरे हिसाब से अगर इंपेयरमेंट है तो एंट्री पहला होना चाहिए इंपेयरमेंट। ये क्या हो रहा है? हाँ, तो भैया एंट्री होना चाहिए इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और एक होना चाहिए पीएल अकाउंट डेबिट टू इंपेयरमेंट लॉस 175 का। तो भैया इसमें इंपेयरमेंट लॉस तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी नेट एंट्री बचना चाहिए 1,75,000 का। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द मशीन वॉज रिसीव्ड ऑन 10th October 24 एंड वॉज स्क्रैप्ड ऑन 15, 5 दिन के अंदर स्क्रैप भी हो गया। बोलता द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव मशीनरी फॉर 24-25 शुड बी। तो वही होगा ना, या तो 2 एंट्री कर लो, इंपेयरमेंट लॉस टू मशीन, पीएल टू इंपेयरमेंट लॉस, या नेट एंट्री कर लो पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कर लो, या टू अगर अगर अभी पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गया? तो बोल रहा है कौन सा सही एंट्री होगा? बोला मशीनरी अकाउंट डेबिट विद 2 लाख एंड बैंक टू बी क्रेडिट 2 लाख। ये तो खरीदने का एंट्री होगा, मशीनरी टू बैंक। इंपेयरमेंट अकाउंट टू बी डेबिटेड 175, ठीक लग रहा है, एंड बैंक टू बी क्रेडिटेड 175। हाँ, तो देख के तो ठीक लग रहा है, मगर इंपेयरमेंट लॉस अल्टीमेटली तो पीएल में जाना चाहिए। तुम्हारा बोलता है पीएल अकाउंट डेबिट विद 2 लाख एंड बैंक टू बी क्रेडिट 2 लाख। ये ठीक लग रहा था, नेट में एंट्री ठीक लग रहा था, किंतु प्रॉब्लम क्या बोलते हो? ये लोग 2 लाख बोल रहा है किंतु लॉस तो 175 का। पीएल अकाउंट डेबिट 175, ठीक है, एंड बैंक क्रेडिट होगा 175। ये सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि भैया अभी हम लोग पेमेंट करेंगे ना, जब खरीदेंगे तो पेमेंट करेंगे तो पूरा लॉस हो जाएगा, तो टू बैंक कितना? 175। तो मेरे ख्याल से तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। नेट एंट्री, नेट का बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर हो गया? समझ आ गया? यस सर। तो ये वाला भी फिनिश हो गया, ये वाला भी फिनिश हो गया। मतलब ये कौन सा केस सिनेरियो? केस सिनेरियो नंबर 11। चलिए सर, अब करते हैं केस सिनेरियो नंबर 12। कौन सा करेंगे? 12 करें। चलिए, बोल रहा है हेल्थ इंडिया लिमिटेड HIL incorporated under Companies Act 13 is engaged in production and distribution of medicine। तो मेडिसिन बना के बेचता है, धंधा करता है। इट हैज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट बड्डी हिमाचल प्रदेश एंड भोपाल मध्य प्रदेश। तो इनका 2 प्लांट दिखाई दे रहा है। इट ऑल्सो इंपोर्ट मेडिसिन फ्रॉम फार्मा इंक न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। बाहर से इंपोर्ट भी करता है। तो बाहर से अगर मंगवाता है तो फॉरेन एक्सचेंज का खेला आएगा, मतलब AS11 लग रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे। ऑन 1st January 24 HIL sold 2 lakh strips of medicine to D Limited for ₹50 lakh on 60 days of credit। तो 1st January को हमने माल बेचा है, किस कंपनी को? कोई डी कंपनी को बेच दिया है। और कितने में बेचा है भैया? 50 लाख में बेच दिया। तो भैया हमने सोल्ड किया है 50 लाख रुपीस का 60 डेज क्रेडिट में। ठीक है, अभी बोलता है कॉस्ट पर स्ट्रिप ऑफ दिस मेडिसिन इज ₹20, दैट इज टोटल 40 लाख, 2 लाख स्ट्रिप्स इंटू 20। हाँ, तो ठीक है भैया, 40 लाख अपना कॉस्टिंग आया है, हम लोग 50 लाख में बेच रहे हैं, तो 10 लाख का सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा है मुझे। ठीक है, फिर बोलता है डी लिमिटेड पेड 20% ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन 5th January। तो इसने भाई साहब 20% दे दिया। सुना, इसको देना था 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपीस का 20% करो तो कितना होता है? 10 लाख। इसने 10 लाख अभी दे दिया,
तो मुन्ना दिमाग चल रहा है कि भैया 50 लाख में से अगर 10 लाख इसने दे दिया तो अभी भी 40 लाख तो देना बाकी है, मतलब हमको मिलना बाकी है। अगर मैं पूछूं 5 जनवरी के बाद डी लिमिटेड से कितना मिलना बाकी है तो दैट इज 40 लाख रुपीस, ठीक है। इन मार्च 24 डी लिमिटेड इज हैविंग सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इशू एंड इज ट्राइंग टू रेज फंड थ्रू बैंक लोन टू रन इट्स ऑपरेशन। अरे जिसको माल नहीं बेचे थे डी, बोला उसका फाइनेंशियल कंडीशन मार्च आते आते थोड़ा खराब हो गया, तो मार्केट से पैसा उठाने का कोशिश कर रहा है कैश करंट सिचुएशन में। तो भैया कैश करंट सिचुएशन अगर हो रहा है तो मेरे को समझ में आ रहा है ये बात कि भैया मेरे को जो 40 लाख रुपया मिलना है वो डेंजर में आ गया। अच्छा, ये जो उसको कैश का क्रंच है तो मार्च में है, जिस दिन हम बेचे थे माल उस दिन तो कोई कैश क्रंच था नहीं, उस दिन तो पता नहीं था कि भैया इसको पैसे का तकलीफ होगा, बाद में जाके तकलीफ आए, ठीक है। However, it is unable to do so, मतलब पैसा उठा नहीं पाया मार्केट से, and not able to release payment to HIL on due date, और हम लोग को पैसा नहीं मिल पाया। Subsequent to this, it has gone under liquidation on 15th March। लो 15 मार्च को liquidation फाइल हो गया इसका। At that time when medicine was sold by HILD Limited, there was no reason for HIL to believe that it will not be able to collect the sale proceeds from D Limited in future। तो on the rate of sale कलेक्शन होगा, इसका श्योरिटी था। उस दिन कोई भी शक नहीं था कि मुझे पैसा नहीं मिलेगा। बात समझ रहा है? क्लियर? तो मेरा दिमाग बोल रहा है AS 9 के तरफ जा रहा है मेरा दिमाग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। जिस दिन मैंने बेचा, अगर उस दिन कलेक्शन को लेके कोई शक नहीं था तो उसी दिन मतलब 1 जनवरी को हम सेल रिकॉर्ड करेंगे पूरे 50 लाख का। किंतु मार्च आते आते पता चल गया कि वो लिक्विडेशन फाइल कर दिया है, तो मुझे बैड डेट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अब पैसा मिलेगा नहीं। कितने का? 40 लाख, क्योंकि 10 लाख तो मिल गया था, 40 लाख मिलना बाकी था। तो एक तो नंबर 1 सेल का एंट्री रिकॉर्ड करना चाहिए पूरा 50 लाख का, और मार्च में आके एक बैड डेट का एंट्री बुक करना चाहिए 40 लाख का। पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बात चल रहा था 24 का। आगे बोल रहा है on 1st April 23 HIL has made investment 200 lakh in equity share of Rose Limited, of which 50% is long term category, that is long term investment। इसका 200 का 50% मतलब 100 लाख हो गया। 100 लाख आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड रेस्ट एज टेम्पररी यानी करंट इन्वेस्टमेंट। तो 100 का लॉन्ग टर्म एंड 100 का करंट। Long term investment is valued at cost, but if there is a decline in the value of investment other than temporary, मतलब permanent decline, तो एक तो प्रोविजन फॉर परमानेंट डिक्लाइन बनाना चाहिए। और जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो बैलेंस शीट डेट में वैल्यू होता है कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर में। ये सब पता है आपको। बोलता द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल सच इन्वेस्टमेंट ऑन 31st बिकम्स 50 लाख। रियलाइजेबल वैल्यू 50 लाख का हो गया पूरे इन्वेस्टमेंट का। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं से एक बार रफ में अगर यहां बात करूं रफ में, तो ये लोग बोल रहा है 200 का इन्वेस्टमेंट खरीदा, जिसमें दो पार्ट हुआ 50% 50%। ये लॉन्ग टर्म हो गया, ये करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। अब बोल रहा है इसका रियलाइजेबल वैल्यू 50 है, तो इसका भी दो पार्ट कर लो, मतलब 50% का 25, 50% का 25। ठीक है। अच्छा, ये और क्या बोल रहा है भाई साहब, पढ़ने दो। अच्छा, क्यों 50 लाख हो गया? बिकम्स 50 लाख एज रोज लिमिटेड लॉस कॉपीराइट। ओ, कोई कॉपीराइट क्लेम था, वो लॉस कर गया। अब कॉपीराइट था जिसकी वजह से कमा रहा था, अब ये लॉस हो गया, तो मतलब ये जो डिक्लाइन लग रहा है ये टेम्पररी तो है नहीं, अदर देन टेम्पररी हो गया। From the given market condition, it is apparent that the reduction in the value of investment is not temporary in nature। बोल भी दिया not temporary। सुनो ना, तो मैं बोल रहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जब वैल्यू करने जाएंगे तो 75 का लॉस बुक करना पड़ेगा, वही प्रोविजन फॉर डिक्लाइन के नाम से। और 100 में से ये 25 विच एवर इज लोअर, इसको 25 में वैल्यू करेंगे तो इसमें भी 75 का लॉस बुक होगा, तो टोटल 150 का लॉस बुक करना पड़ेगा पीएल में जाके इस साल। लॉन्ग टर्म में प्रोविजन फॉर डिक्लाइन के नाम से हो जाएगा और शॉर्ट टर्म में तो वैल्यूएशन लॉस के नाम से, किंतु ये दोनों ही लॉस पीएल में जाएगा ना, तो पीएल में टोटल 150 का लॉस जाना चाहिए। यही समझ में आ रहा है मुझे, आपको समझ में आ रहा है?
ओके, आगे और क्या बोल रहा है देखने दो, आगे और क्या बोल रहा है देखने दो। हाँ सॉरी, ऑन फर्स्ट, ये तो इन्वेस्टमेंट वाला बात हो गया। तो इन्वेस्टमेंट का यहां पर चर्चा कर रहा है, मतलब यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का बात कर रहा है। मतलब पहला पैराग्राफ में AS9 का बात किया और दूसरा पैराग्राफ में AS13 का कहानी सुना दिया। तुम देख रहे केस सिनेरियो में सारा एस मिला के देता है, तो कोई भी एस छोड़ के जाओगे तो केस सिनेरियो करना मुश्किल हो जाएगा, सारा एस करके जाना है। ठीक है, फिर बोलता है HIL इंपोर्टेड मेडिसिन फ्रॉम फार्मा इंक एट अ सम ऑफ $250, तो $50 लाख का मेडिसिन इंपोर्ट किया ऑन 1 जनवरी। तो इनिशियल रिकॉग्निशन स्पॉट रेट पे होगा 1 जनवरी का रेट पे। 1 जनवरी का रेट देखो दे दिया 81 पे, बुक हो जाएगा। मतलब अगर मैं ठीक से अगर आपके लिए ड्राइंग करूं तो 1 जनवरी 24 को ये ट्रांजैक्शन डेट है। ठीक है, HIL रिलीज फुल पेमेंट ऑन 17 अप्रैल। ओहो, आ गया। अब सुना, ईयर का एंड तो आ जाएगा 31 मार्च 24, 31 मार्च 24, किंतु अगले साल जाके पेमेंट होगा 17 अप्रैल 24 को, ये जाके पेमेंट होगा। अच्छा अब मुझे तो यहां पर AS11 याद आ रहा है। अगर मैंने खरीदा है तो सामने वाला पार्टी मेरा क्रेडिटर है, वो क्या नाम है, फार्मा। द क्रेडिटर मतलब ये मेरा मॉनिटरी आइटम है। बैलेंस शीट डेट में मॉनिटरी आइटम शुड बी वैल्यूड एट क्लोजिंग, मतलब बैलेंस शीट डेट का रेट के हिसाब से। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। एक्सचेंज रेट 1 अप्रैल का दिया हुआ, ये कोई काम का नहीं है। 1 जनवरी का रेट दिया हुआ है 81, 31 मार्च का रेट दिया हुआ है 80 और यहाँ 17। सुना, 31 मार्च को 81 के जगह अगर 80 में वैल्यू करना पड़ेगा क्रेडिटर को, उसके वजह से क्रेडिटर को ₹1 का फायदा हो जाएगा, मुझे ₹1 कम देना पड़ेगा हिसाब से। तो ₹1 इंटू $250 मतलब 250 का गेन हो जाएगा। और जिस दिन सेटलमेंट होगा उस दिन ₹1 कम हो गया और उस दिन 250 का और गेन हो जाएगा। $250 लाख इंटू ₹1 करके, मतलब करंट ईयर में मुझे 250 लाख का गेन होगा जो PL में जाना चाहिए, और अगेन 250 भी जाना चाहिए अगले साल गेन। समझ रहा है ना? अच्छा, HIL is working on a strategic plan to close the production unit of Bhopal due to change in technology। तो अपना एक यूनिट बंद करना चाह रहा है, वो यूनिट बंद करना चाह रहा है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का बात बोल रहा है। यहां तक ठीक है? आगे क्या बोल रहा है देखो, तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन याद है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 है उसका। बाबा एक ही क्वेश्चन में कितना स्टैंडर्ड अप्लाई करवा रहा है। अच्छा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द क्लोजर ऑफ भोपाल ऑन 1 मार्च, इस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव किया। ठीक है, द कंपनी डिड अ फॉर्मल अनाउंसमेंट, ये काम का बात बोल रहा है। कंपनी डिड अ फॉर्मल अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द क्लोजर टू अफेक्ट द पार्टीज ऑन 10 मार्च। अनाउंसमेंट आया, द कंपनी एंटर्ड इनटू बाइंडिंग सेल अग्रीमेंट ऑन 21 अप्रैल। तो ये इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट याद है? इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कौन सा होता है? अग्रीमेंट का डेट और क्लोजर का डेट, विच एवर इज अर्लियर। तो मेरे ख्याल से अर्लियर डेट तो आ रहा है। अरे इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट याद नहीं है S24? देखो देखो मैं दिखाता हूं, ये जो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट होता है कौन सा होता है? ओनली इफ नंबर 1 a single transaction agreement has been entered into or a formal plan has been made by the company, whichever is earlier। तो तुम्हारा जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है वो तो 10th को हो गया था और अग्रीमेंट साइन हुआ है 21 को, whichever is earlier। तो 10 मार्च जो है ये मेरा इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट बन जाएगा एज पर S24। ठीक है, रिपोर्टिंग डेट है 31 मार्च, वो तो हम समझ ही गए। बोलता बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव केस सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बाबा कितना येस हो गया? 1 2 3 4 येस अप्लाई हो रहा है। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाउ द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ मेडिसिन ऑफ D will be done by H under AS9 and what will be the treatment of unrealized amount for the year 31st March। तो ये तो हमने बात किया था कि जिस दिन सेल किए थे उस टाइम सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन था, देयर वाज नो अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। तो सेल तो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए 50 लाख का, और फिर जिस दिन लिक्विडेशन फाइल हो गया उस दिन पता चल गया पैसा नहीं मिलेगा,
तो अलग से बैड डेट 40 लाख का रिकॉग्नाइज होना चाहिए। यही बात किए थे, देखते हैं कौन सा है। रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज फॉर 50 लाख, हाँ ठीक है। सब्सिक्वेंटली अनरियलाइज अमाउंट 50 लाख विल बी डेबिटेड एज बैड, नहीं 50 लाख नहीं 40 लाख, तो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट पार्ट सही है, सेकंड पार्ट गलत है। रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज 40 लाख, ना ना, रेवेन्यू तो पूरा 50 लाख का रिकॉग्नाइज होना चाहिए। रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज 50 लाख, हाँ। सब्सिक्वेंटली अनरियलाइज अमाउंट 40 लाख विल बी डेबिटेड टू बैड डेट, ये तो सही लग रहा है मुझे, सी। डी पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज 40 लाख, ये सही नहीं है, तो इसका मतलब सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो यहां तक ठीक है? ओके, नेक्स्ट आगे क्या आएगा? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट in financial statement for the year ended 31st March as per AS 13 revised? How will you recognize reduction in the value of investment? अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तुम्हारा 200 से 50 हो गया था, तो हमने तो चर्चा किया ही था, ये जो इसमें चर्चा किया था 200 से 50 नीचे लिखा था यहां पर। तो भैया जो लॉन्ग टर्म है उसमें 75 का लॉस बुक करना है और शॉर्ट टर्म में भी 75, टोटल कितने का लॉस पीएल में चार्ज होना चाहिए? 150, यही होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही देखें? द रिडक्शन ऑफ 50 लाख, ये रिडक्शन 50 लाख हुआ था, मैं कुछ गलत पढ़ा था, नहीं 50 लाख बिकम्स 50 लाख बोला था, ओहो। तो रिडक्शन ऑफ 50 लाख इन कैरिंग अमाउंट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट विल बी चार्ज टू पीएल अकाउंट, गलत। और बोलता देयर इज नो इंपैक्ट ऑन वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म, नहीं यार, वहां पर परमानेंट अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन है, परमानेंट डिक्लाइन। द रिडक्शन ऑफ 75 लाख in carrying amount of current investment charged to PL, ये तो सही बोल रहा है। There will be no impact on long term, नहीं यार, long term का भी 75 PL में चार्ज करना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा ना, प्रोविजन फॉर डिक्लाइन। The reduction of 75 lakh in carrying amount of current investment will be charged to PL, ये तो सही है। The reduction of 75 lakh in carrying value of long term investment will also be charged to PL, हाँ ये सही लग रहा है, ये दोनों PL में जाना चाहिए। फिर डी पढ़ लेते हैं एक बार और। The reduction of 75 lakh in carrying amount of current investment charged to PL. The reduction in 75 lakh in carrying amount of long-term investment will charge to capital reserve. ना, option number C. 75 short term और 75 long term, दोनों का दोनों नुकसान PL में जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म का PL में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि जो डिक्लाइन है वो अदर देन टेम्पररी बोला था क्वेश्चन में, वे कहां बोला था? अरे गजनी बोला था, तो ये देखो नॉट टेम्पररी, मतलब अदर देन टेम्पररी। अच्छा आगे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? Ascertain the loss or gain due to change in foreign exchange rate to be recognized in financial statement for the year ended 31st March। 31st मार्च को कितना गेन लॉस रिकॉग्नाइज करें? ये तो हमने चर्चा किया था, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ था उस दिन रेट 80 था, 31st को हो गया था 80, तो मॉनेटरी आइटम्स विल बी वैल्यूड एट क्लोजिंग रेट, याद करो। तो 81 से अगर 80 हो गया, मेरा क्रेडिटर को मुझे कम देना पड़ेगा 1 रुपया करके, ऑन $250,000 है, तो अपने को गेन कितने का होगा? 250 लाख रुपीस का गेन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लग रहा है सर? ऑप्शन ए 250 एक्सचेंज गेन शुड बी क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, ये तो सही लग रहा है मुझे। फिर बोल रहा है 5 लाख एक्सचेंज गेन, ना 5 लाख एक्सचेंज लॉस, ना एक्सचेंज लॉस नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। 3 का ए होना चाहिए, एक्सचेंज गेन है, क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट करना होता है ना, मुझे पेमेंट कम करना पड़ेगा तो फायदा हो जाएगा। हाँ AS11। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बस खत्म फिर ये वाला केस सिनेरियो। व्हाट वुड बी द डेट ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट टू बी कंसिडर्ड फॉर भोपाल प्लान? तो AS24 बोलता है कि भैया अग्रीमेंट या प्लान विच एवर इज अर्लियर, और आप यहां पर देखे थे, अपने चर्चा किए थे, अनाउंसमेंट हो गया था 10th को, अनाउंसमेंट का डेट, और अग्रीमेंट 21 अप्रैल, विच एवर इज अर्लियर 10th मार्च, तो आंसर होना चाहिए 10th मार्च 24, 10th मार्च 24 ऑप्शन है, हाँ 10th मार्च, ऑप्शन नंबर डी। हो गया फिनिश। 4 ही एमसीक्यू था इसके अंदर केस सिनेरियो में, तो 4 ठोक कर लिए। ये था अपना केस सिनेरियो नंबर 12। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है? तुम लोग एक बार गो थ्रू कर लो, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना कि कैसा लगा, मतलब फायदेमंद है नहीं है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों का शेयर करना।
इस वीडियो का भी एक टारगेट दे रहा हूं मैं यहां पर आपको, ज्यादा नहीं, 1000 व्यूज का टारगेट है मेरा और 100 लाइक्स का। इसमें यहां पहुंचा दो, मैं अगला आगे का केस सिनेरियोस भी रिलीज कर दूंगा। ठीक है, इतना कर सकते हैं। इस वीडियो को सारे सारे सीए के स्टूडेंट के साथ शेयर करना, ठीक है ना। कोई भी टर्म में आप एग्जाम दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मई में एग्जाम दे रहे हो, जनवरी में एग्जाम दे रहे हो, सितंबर में एग्जाम दे रहे हो, हर टर्म में करके जाना चाहिए, ऐसा वीडियो है, ठीक है ना। चलो, ऑल द बेस्ट। और हाँ, इस वीडियो को आगे कैसे फैलाना तुम्हारा जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और किस टाइप का वीडियो आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हो मुझे बताना, मैं जरूर हेल्प करने का कोशिश करूंगा। और एक बात बता दूं, मेरे यूट्यूब चैनल में चले जाओ, आप लोगों का जो सबसे डेंजरस चैप्टर आप लोगों का है AS21 कंसोलिडेशन होल्डिंग कंपनी वाला, उसका पूरा क्लासेस 100% फर्स्ट से लेकर लास्ट तक मैंने डाल दिया। अब जाके उसका पूरा फायदा उठा, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में, ठीक है ना। और अगर चाहते हो ऐसा और आगे मैं केस सिनेरियो आगे का सॉल्व करके दूं, तो ज्यादा नहीं, कितना बोला, 1000 व्यू आना चाहिए और 100 लाइक आ जाना चाहिए, बस इतना छोटा सा काम, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।